Hello students, now we are going to start next lecture of metals and non-metal in which we will study about the ionic compounds and their properties. Ionic compounds क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप स्टडी कर चुके हो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, हमने मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को सेपरेटली स्टडी किया। तो उसमें एक पार्ट, वैसे मैंने सारा पार्ट उसका कवर किया, बट एक केस था जो आपका लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये CO2 बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और ये नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे। ये स्टेटमेंट आपको एक बार मुझे बताना बाकी रह गया था, तो आप लोग समझ लें कि CO2 जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है और ये एसिड का फॉर्मेशन करता है H2CO3। क्योंकि हमने मेटल में भी, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी ये केस देखा था, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में भी इस टाइप का केस होता है। मींस मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ बेस बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम आयनिक बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, वो ये है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन से जो कई बार काम में आती है। आप सबको पता होना चाहिए मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मेटल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, या किसी कंपाउंड में कौन से मेटल है उसे हमें कैसे पता करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे फिजिकल मेथड्स हैं। वो क्या है ये देखिए। हम बात करें एल्कली मेटल्स की, बच्चों आप जानते हैं एल्कली मेटल्स कौन सी होंगी। फर्स्ट ग्रुप के मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप के मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स। या तो हम मेटल लें या इनके सॉल्ट ले लें। जैसे कि किसी एल्कली मेटल की बात करूं सोडियम, और इसके सॉल्ट की बात की NaCl। किसी एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें बेरियम की, बेरियम का सॉल्ट हमने ले लिया BaSO4। तो चाहो तो आप मेटल की बात करो या इनके सॉल्ट की बात करो। सॉल्ट्स impart characteristic color to a flame। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी बर्नर पर जैसे फ्लेम आपको नजर आती है, फ्लेम आप सभी जानते हैं कि फायर का वो जो 3D रीजन जो आपको ऑब्जर्व होता है, जिसमें आपको एक हीट नजर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। अब कई अलग अलग फ्लेम आपने देखी होगी। ब्लू और येलो का डिस्कशन हम क्लास 8th तक करते हैं कि जहां पर ऑक्सीजन सफिशिएंट हो, कंप्लीट कंबशन, ब्लू फ्लेम होगी, येलो फ्लेम होगी। बट कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंस बर्न होते हैं जिनकी बर्निंग से फ्लेम का कलर बिल्कुल अलग टाइप का आपको मिलता है। फ्लेम का कलर बिल्कुल एक अलग अपीयर होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की बर्निंग से। तो बच्चों, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब है कि मेटल्स जो हैं वो जब उस फ्लेम में बर्न होंगी तो वो वहां पर फ्लेम में एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का कलर वहां पर जनरेट करेंगी। अब ये कलर मेटल क्यों जनरेट कर पाती है और ये कलर आता कहां से, उसके बारे में हमें समझना है। तो आपने बात की किसी मेटेलिक एटम की, जिसका सेंटर में न्यूक्लियस होगा और ये शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप जैसे ही ये मेटल का एटम कहां पर जाएगा, फ्लेम में जाएगा, हीट में जाएगा, तो हीट के कांटेक्ट में जाने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रहता है वो वहां पर स्टेबल नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों आप 9th में पढ़ चुके हैं, हर शेल के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा एनर्जी है तो उसे ऊपर जाना पड़ेगा, उससे कम एनर्जी है तो उसे नीचे जाना पड़ेगा। तो ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपर शेल में चले जाते हैं, ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपर शेल में चले जाते हैं जब आप इन्हें हीट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, मेटेलिक एटम को या मेटल के सॉल्ट्स को, तो ये ऊपर चले जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे आते हैं, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, इट विल रिलीज अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी।
ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वहां पर इमिट करते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर लाइट होती है, वो एक विजिबल रेंज में लाई करने वाली लाइट रेडिएशन होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा बच्चों, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करेगा, जो कि विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करेगी। विजिबल रीजन का मतलब जो आपकी कलर की रेंज होती है, प्योर जो होती है, उस रेंज के अंदर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लाई करेगी। तो आपको वहां पर एक पर्टिकुलर कलर की लाइट आपको वहां पर ऑब्जर्व होगी। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट कि मेटेलिक एटम किस तरह से फ्लेम में कलर इंपार्ट करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं, ऊपर लेवल में चले जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने लेवल पर आते हैं तो उस एनर्जी को फिर से इमिट करते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी रेडिएशन है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की होती है जो विजिबल रेंज में लाई करती हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर कलर वहां पर ऑब्जर्व होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लर्न करना है वो ये है कि अलग अलग मेटल के कलर कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करें लिथियम की या लिथियम सॉल्ट्स की। एल्कली मेटल में हम बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, तो हमें मेनली इन्हीं की बात करनी है। सिमिलरली अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। अब हमें देखना है कि इनके कलर्स कैसे होंगे और इनके कलर यहां पर कैसे होंगे। यहां पर बेरियम होगा बच्चों। तो देखो, सबसे पहले लिथियम की बात करें कि लिथियम किस तरह का कलर वहां पर अपीयर होगा। तो लिथियम की प्रेजेंस में जो कलर होगा वो होगा बच्चों क्रिम्सन रेड। लिथियम और स्ट्रोंशियम दोनों की प्रेजेंस में आपको वहां पर कलर कैसा नजर आएगा, क्रिम्सन रेड। मींस में लिथियम मेटल को डालूं या लिथियम के सॉल्ट को डालूं तो फ्लेम का कलर आपको कैसा मिलेगा, क्रिम्सन रेड मिलेगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स पर इन मेटल्स का इतना ज्यादा होल्ड होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड नहीं हो पाते। मींस ये किसी प्रकार का कलर वहां पर इंपार्ट नहीं करती हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम वैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं जैसी बाकी के मेटल्स यहाँ पर शो करती है। कैल्शियम का यहाँ पर आपको मिलता है ब्रिक रेड। सिमिलरली बच्चों, पोटेशियम का आपको मिलता है लिलेक या वॉयलेट कलर। रुबिडियम का आपको मिलता है रेड वॉयलेट। बेरियम का आपको मिलता है एप्पल ग्रीन। देखिएगा आप, या कई बार यूट्यूब पर आप वीडियोस देखिएगा कि जैसे ही बेरियम को फ्लेम में डाला जाएगा या बेरियम सल्फेट को आप डालेंगे तो वहां पर फ्लेम आपको एप्पल जैसी कलर की, मींस ग्रीनिश कलर की नजर आने लग जाएगी। मींस ये कंफर्म है कि वहां पर बेरियम या बेरियम का सॉल्ट आपने बर्न किया है। सोडियम जो है वो गोल्डन येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। आप सोडियम या सोडियम के सॉल्ट को बर्न करेंगे तो फ्लेम बिल्कुल एकदम येलोइश और गोल्डन कलर की आपको अपीयर होगी। उसी तरह से बात करें सीजियम, तो ये ब्लू कलर इंपार्ट करेगा। तो बच्चों ये कौन कौन से कलर हैं ये आपको लर्न करने हैं। तो ये था एक स्पेशल केस। अब बात करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग की, जो आज के हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। आयोनिक बॉन्ड मींस आयोनिक कंपाउंड को आपको स्टडी करना है, और आयोनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं बात करता हूँ बॉन्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और बॉन्डिंग क्या क्या होती है। देखो, आपने देखा होगा कि ये सोडियम है या ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन जब कोई कंपाउंड बन जाएगा, जब इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी तो ये साथ में एग्जिस्ट करेंगे। साथ में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये एक दूसरे से बाउंड हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के कॉन्सेप्ट को ही बच्चों क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग बोला जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये जो अटैचमेंट हुआ है, इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होगी। आप किसी को अपना दोस्त बनाओगे तो उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि आपको फील होगा कि अगर वो आपका दोस्त बनेगा तो आपको ज्यादा स्टेबिलिटी फील होगी या आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे। तो उसी तरह से अगर ये मेटालिक एटम इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये इतने स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये जैसे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो हाइड्रोजन और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो
एलिमेंट के एटम्स को कंबाइन होने की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, व्हाई डू दे नीड टू कंबाइन? तो इसका आंसर क्या होगा कि कंबाइन होने की नीड इसलिए है कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। मींस एटम स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंबाइन होने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि सबका अपना अपना स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। किसी को चाहिए कि हाँ काफी अच्छी मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा, तो मैं अपने आप को स्टेबल फील करूंगा, या मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मुझे लगेगा कि हाँ अब सब कुछ मिल गया, हम स्टेबल हो गए। उसी तरह से एक एलिमेंट की, एटम की भी एक टेंडेंसी होती है कि अगर ये कंडीशन उसे दे दी जाए तो वो स्टेबल एटम होगा। तो बच्चों उसके लिए भी आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है क्लास 9th में, जिससे आप बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेट, every element, every atom of an element wants to contain 8 electron in their outermost shell. मीन्स हर एक एटम जो है वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो अपने आप को स्टेबल फील करेगा। यही क्या होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेट होता है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं ऑक्टेट रूल। एवरी एटम wants to contain 8 electron in their valence shell। वैलेंस शेल आपको पता, आउटर मोस्ट शेल, और अचीव नोबल गैस वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। या हम बोल दें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ही अचीव करने की कोशिश करेगा। मतलब हर एक एलिमेंट चाहता है। नोबल गैस की बात करें, चलो इससे पहले नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस आपने पढ़ी हुई है कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन को क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है, बिकॉज ये हाईली स्टेबल होती हैं, ये जनरली रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं तो आपको नोबल गैसेस के कंपाउंड कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बट एक नोबल गैसेस जैसे कि जिनोन, जिनोन के कंपाउंड हमें मिल चुके हैं, क्योंकि जिनोन की साइज नोबल गैसेस में बहुत बड़ी है, इसलिए जिनोन जो है वो अदर नोबल गैसेस के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी शो कर सकता है। बट ये भी अपने कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ ही बनाता है। ऑक्सीजन और फ्लोराइड काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट मोस्ट साइड पर होते हैं, इसलिए उनकी रिएक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए वो जिनोन को रिएक्ट करवा पाते हैं। बट जनरली अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो अब अगर नॉन मेटल स्टेबल हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, तो बाकी एलिमेंट भी ये चाहेंगे कि वो भी नॉन मेटल जैसे हो जाए, तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा सेट करने की कोशिश करेंगे जिससे उनको कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कंडीशन वो कब अचीव कर सकते हैं, ये कंडीशन किसी एटम को कैसे मिल सकती है, तो इसके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। दे कैन डोनेट, या हम बात करें बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, या ऐसा हो सकता है बाय एक्सेप्टिंग या बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बात करें बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो कोई एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, लूज कर दे, जिससे इलेक्ट्रॉन कम होकर कितने हो जाएं, नोबल गैस के जितने हो जाएं, या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें, या हो सकता है कि वो अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन रखें बट दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ शेयर कर लें। शेयर करने का मतलब है, शेयरिंग तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे हमें इस केप को या किसी पर्टिकुलर केप को अगर आपको शेयर करना है या किसी भी चीज को, इस पे थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा, हमें इस पर्टिकुलर मार्कर के साथ में ये वाला जो मार्कर है इसके साथ इन दो कैप को शेयर करना है, तो ये वाली कैप इस मार्कर पर इस तरह से लग जाएगी और ये वाली कैप इस तरह से लग जाएगी। तो शेयरिंग आपको समझ में आ रही है कि इसने इसको भी अपना वाला केप अपने साथ रखा, बट दूसरे मार्कर का केप भी इसने अपने साथ रखा हुआ है, और ये वाला केप जो है ये दूसरे मार्कर से भी कनेक्टेड है। तो इस वाले केप की बात करें तो ये वाला केप जो है वो इसके साथ भी और इसके साथ भी है।
इसे ही क्या बोला जाता है, शेयरिंग। शेयरिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर अमाउंट की बात करें, मनी की बात करें, जिस पर दो लोगों का अधिकार है, दो लोगों का हक है, तो वो मनी उसकी भी होगी और उसकी भी होगी, दोनों पर्सन्स की होगी। तो उसी तरह से किसी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा बना दें कि एटम एक भी इस इलेक्ट्रॉन पर अपना हक जता सकता है और बी भी इस इलेक्ट्रॉन पर अपना हक जता सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये ए के अंदर भी काउंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन बी में भी काउंट होगा, इसे ही क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। जबकि डोनेटिंग में क्या होगा कि ए का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, बी के पास। अब ये ए में इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, ये केवल किस में काउंट होगा, बी में काउंट होगा। मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ए और बी दोनों में काउंट होगा, यहां केवल बी में काउंट होगा। और अगर अगर हम बात करें कि ए ने बी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया ए ने। तो ये तो डोनेट हुआ, यही एक्सेप्टिंग गेनिंग में भी आप बता सकते हैं, और ये वाला आप बता सकते हैं शेयरिंग में। चलिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपने आयंस फॉर्मेशन क्लास 9th में स्टडी किया था। बट इस केस का डिस्कशन हम बाद में स्टडी करेंगे जब आप कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। अभी हम बात करेंगे इस केस की, और इससे जो फॉर्मेशन होगा, इससे जो अट्रैक्शन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा, और आयंस के बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between oppositely charged ions। तो क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, आयन का। ये आप क्लास 9th में भी स्टडी कर चुके हो। अभी सारे केस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं सोडियम और क्लोरीन का। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक सोडियम मेटल ली और एक नॉन मेटल ली क्लोरीन। आपको पता है कि मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करती हैं। तो मेटल्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती हैं, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। और नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज दे वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। बात करें कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो 287, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना 281, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 287। तो आप देखिए जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो वो अब क्या बन जाएगा 28। तो अगर हम बात करें बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, अब आपके पास सोडियम, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 28। पहले इसके पास प्रोटॉन कितने थे, एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन कितने थे 11, और इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे 11। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 10। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हो चुके हैं, एक चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन इसके पास कितने हैं 11। तो बच्चों पहले आपके पास टोटल पॉजिटिव इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव था, अब आपके पास नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। तो सोडियम के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव हो गया उतना चार्ज सोडियम पर डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर सोडियम जो है वो अब सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम आयन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम आयन। और ये आयन किस टाइप का आयन होगा, केटायन होगा। क्लियर, मींस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये 28 बन गया, और ये कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव कर लिया। तो जैसा हमने सोचा था वैसा अभी तक सोडियम में तो हो गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन भी क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा 288, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा माइनस। अब इसका नाम क्या होगा, क्लोराइड आयन। आपको पता है नेगेटिव आयन बनने पर नाम चेंज होता है, पीछे आईडी, एटी या आईटी लग जाता है, जबकि पॉजिटिव आयन बनने पर नाम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है।
तो ये बन जाएगा क्लोराइड। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया? ऑर्गन का। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 288। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मेटेलिक एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की और नॉन मेटेलिक एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इससे इनको मिलता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब इस केस की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। अब अगर सोडियम और क्लोरीन पास पास आएंगे तो अब ये केटायन और एनायन में स्टेबल थोड़ी होंगे बच्चों। इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हुआ है, बट Cl माइनस इंडिपेंडेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? इस पर तो चार्ज है और किसी पर चार्ज होगा तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। मींस ये रहना तो इसमें चाहता है बट ये क्लोराइड को भी फ्री नहीं रखना चाहता। कॉन्फ़िगरेशन ये चाहिए बट क्लोराइड इस फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ये इंस्टेंटली अगर इसको कोई पॉजिटिव आयन मिलेगा तो उसके साथ अटैच होकर अपने चार्ज के इफेक्ट को खत्म करेगा और कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहेगा? 288 रहेगा। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन पास में आते हैं और एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका आप एक सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं NaCl, और इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और यहां पर Na प्लस और Cl माइनस के बीच में बच्चों क्या वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? इस अट्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्डिंग। तो इस स्पेशियल अट्रैक्शन को ही आप यहां पर क्या बोलोगे? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? और जिन कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा उन कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो बच्चों जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग होती है उन्हें बोला जाता है आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। और जिस तरह से आपने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देखा तो मैंने ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा NaCl। बट ये क्यों लिखा मैंने, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि सोडियम क्लोराइड में जितने भी सोडियम और जितने भी क्लोरीन होते हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी बात मैं करूंगा जब मैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। बट अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि अपोजिट चार्ज के आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो कोएग्जिस्ट करते हैं, और उनके कोएग्जिस्ट करने से एक नई न्यू सब्सटेंस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो कि काफी स्ट्रांग होता है, और इसी को क्या बोला जाता है? आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। इसके साथ साथ एक और कॉमन टर्म है बच्चों, उसका भी मीनिंग समझ लीजिए, इलेक्ट्रोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंसी, इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और which can be donate or accept, which can be donate or accept by an atom। उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोवेलेंसी बोला जाएगा। जैसे कि हम बात करें सोडियम की, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो सोडियम क्या कर सकता है? इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी होगी? इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी होगी 1। मींस जो एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी 1, जो 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी 2, और जो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा वो नंबर क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी होगी। तो बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मींस जो वैलेंसी आपने पढ़ी थी ना क्लास 9th में, उसी को आयनिक कंपाउंड के लिए, इन आयंस के लिए क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंसी। और जब हम शेयरिंग की बात करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम शेयर कर पाएगा उसे क्या बोला जाएगा? कोवेलेंसी। तो ये एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस इन टर्म्स में लिखा होता है और आप अगर नहीं पढ़ते हो तो आप उन्हें नहीं समझ पाते हो। तो इलेक्ट्रोवेलेंसी को समझिए। तो ये बना Na प्लस और ये बना क्लोराइड, और यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने आयन बनाए। बट वो आयन जो है वो कोएग्जिस्ट करेंगे तभी वो आयन स्टेबल हो पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करते हैं, वो कंबाइन होने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको अब समझ में आया होगा कि NaCl में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। चार्ज का अफेक्ट भी खत्म हो गया, चार्ज से जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी वो भी खत्म हो गई, और कॉन्फ़िगरेशन से जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी वो भी खत्म हो गई। मींस पूरी तरह से आपका जो कंपाउंड है वो अब स्टेबल है।
इसके बाद इन कंपाउंड के लिए अकॉर्डिंग टू लुईस कुछ स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं। लुईस स्ट्रक्चर बोला जाए इन्हें, या मैं इन्हें बोलूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर्स भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बोला जाए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए लुईस स्ट्रक्चर में हम यूज में लेते हैं लुईस सिंबल्स को। लुईस सिंबल्स को यूज में लेते हैं। लुईस सिंबल का मतलब होता है कि आप उस एटम के सिंबल को लिखें और उसके साथ में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखें। तो यहां पर हम सोडियम का सिंबल तो क्या होता है Na, और सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। तो इसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये सोडियम का लुईस सिंबल आपने बना दिया। सिमिलरली हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का सिंबल हो गया, और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। तो आपने क्लोरीन का भी सिंबल बना दिया, ये सिंबल भी बन गए। अब इनके बीच में जब कंपाउंड बनेगा तो बच्चों आपको पता है कि सोडियम से ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको बच्चों कौन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और ये इसे दे देगा। तो इसकी जो लुईस स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी Na, और चार्ज आ जाएगा 1+। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसने तो दिया, बट ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर क्लोरीन में क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपको, Cl, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का आया। तो बच्चों ये मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, आप देखिए डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, और क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, ताकि आपको डिफरेंस पता रहे। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस को फॉलो करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के बाद उस पर चार्ज कितना आ जाएगा 1-। यह आपने क्या बना दी, NaCl की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम लें, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 2, और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ऐसे कितने क्लोरीन है आपके पास, 2 क्लोरीन में आगे 2 लगा दूं, या ऐसे 2 सिंबल बना दूं। अब होगा क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे, तो इस पर तो कितना आ जाएगा 2+, और ऐसे 2 क्लोरीन, ऐसे 2 क्लोरीन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, और एक क्लोरीन पर कितना आ जाएगा 1-। मींस इस तरह की 2 स्ट्रक्चर आप यहां पर बना दो, तो फिर ये क्या बन जाएगी, MgCl2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो दोनों क्लोरीन को अलग अलग बना सकता हूं। 1 1 2 3 4 5 6, ये आपने ड्रॉ कर दिया MgCl2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स एग्जाम में पूछ ली जाती है, आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना, और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयन होते हैं जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों कई सारी प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की, और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आप फर्दर स्टडी करेंगे तब भी आयनिक कंपाउंड तो हमेशा आएंगे, और अगर आपने आज आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया तो आप इन प्रॉपर्टीज को हमेशा अप्लाई कर पाओगे। मीन्स आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए ऐसे टॉपिक को कभी मिस नहीं करना है। तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है दैट आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज आयंस। ये एक प्रॉपर्टी है जो जनरली बोलने पर आपको क्लियर नहीं होगी, मैंने लिख दिया एग्जिस्ट एज आयंस, बट अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड के एक सैंपल को लूं, मान लो आप सोडियम क्लोराइड के एक सैंपल को उठाते हो, तो उस सैंपल में जो सोडियम और क्लोरीन है उनका एग्जिस्टेंस किस फॉर्मेट में है। जैसे कि आपने 2 सैंपल उठाए, एक सैंपल है NaCl का और दूसरा सैंपल है कार्बन डाइऑक्साइड का।
दोनों में डिफरेंस अभी बताता हूं, आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे जब आप कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बट अभी इतना समझ लीजिए कि NaCl के सैंपल में अगर आप देखेंगे अंदर कंटेनर में, एक्सरे स्टडी से अगर आप फर्दर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl- एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। मतलब सैंपल के बाहर तो आपने कोई चार्ज नहीं लिखा रिप्रेजेंटेशन में, बट अंदर जो चीजें हैं वो सब आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाहर आपको कोई चार्ज फॉर्मूला जो आपने लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, उस पर आप कोई चार्ज नहीं दिखा रहे हो, बट अंदर जो सैंपल है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है वो किस फॉर्म में है बच्चों? आयंस की फॉर्म में। जबकि हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे कि आप अंदर देखेंगे तो बहुत सारे कार्बन होंगे, लेकिन हर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड मिलेगा आपको इस तरह से। तो जितने भी कार्बन और ऑक्सीजन है वो इस तरह की ग्रुपिंग करके इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतने सारे ग्रुप साथ में वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस वहां पर जो कंस्टिट्यूएंट है उसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और यहां पर एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म में। क्लियर? ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, कि आयोनिक कंपाउंड किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं, या गैस में मिलते हैं? तो बच्चों ये आंसर आप खुद दे सकते हो। आयोनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? आयन। आयोनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट आयन होते हैं इन विच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। अब तीनों स्टेट की बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम होगा वहां पर स्टेट आपको कैसी मिलेगी? सॉलिड। तो आप बोल सकते हैं एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between oppositely charged ions। तो बच्चों ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार लिखी जाएगी, यहां से लेके यहां तक का जितनी भी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे वो सारी इसी रीजन पर डिपेंडेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, आपका रीजन ये है। आपसे पूछा जाए कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, उसका रीजन यही रहेगा। मींस रीजन सेम है, बट आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो क्लास 10 सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हमारे कंटेंट में हमने ऐड किया हुआ है ताकि आप आयोनिक कंपाउंड को और भी अच्छे से समझ सकें। इनकी जो फर्दर स्टडी है वो आपके लिए और इजी हो जाएंगी। तो आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बच्चों स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सर ने आपको बोल दिया कि NaCl में बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl- है, बट उनका अरेंजमेंट कैसा है? बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl- किस तरह से अरेंज्ड है, कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो स्ट्रक्चर में आप दो टाइप स्टडी करते हैं, एक केस आप स्टडी करते हैं क्रिस्टलाइन, और दूसरा केस होता है बच्चों नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे अमोरफस भी बोला जाता है। दो केस हुए, क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमोरफस। तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि हम एक दीवार की बात करें, एक दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें, बहुत सारी ब्रिक्स जमी होती हैं, और उन ब्रिक्स को रैंडमली नहीं रखा जाता है, उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ रखा जाता है। उनका जो अरेंजमेंट होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि आप दीवार में 5 या 10 ब्रिक्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड देखोगे, और अगर आप इस पोर्शन में भी 10 ब्रिक्स को टारगेट करो तो वो उसी अरेंजमेंट में आपको नजर आएगी जिस अरेंजमेंट में यहां पर है। मींस पूरी स्ट्रक्चर में एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट आपको नजर आएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो पूरी स्ट्रक्चर में फॉलो होगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बच्चों? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर।
तो यहां पर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। तो क्रिस्टलाइन में हम पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यह आपको इतना क्लियर नहीं होगा, फिर भी कोशिश करनी है कि अगर आपको क्लियर हो जाए। फिर मैं बोल देता हूं यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा क्लास 10 सिलेबस से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो NaCl की स्ट्रक्चर जब आप बाद में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो होती है क्यूबिक स्ट्रक्चर। और क्यूब इस तरह से बना दिया जाएगा। तो बच्चों यहां पर अगर मैं इसे इस तरह से, तो बच्चों फिर से मैं बोल देता हूं ये पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कोशिश कीजिए कि ये आपको क्लियर हो। तो इस तरह से हमने एक क्यूब लिया और उस क्यूब को फर्दर 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपने एक क्यूब, आप सपोज कीजिए, वैसे तो क्यूबॉइड है बट हम मान ले कि जैसे इसका एक पोर्शन की बात करें, क्यूबिक पोर्शन की, उसके अंदर हमने एक कट इस तरह से लगा दिया और एक कट इस तरह से लगा दिया। तो टोटल कितने पीसेस हो गए बच्चों, एक कट इस तरह से लगाया, एक इस तरह से लगाया और एक बीच में आपने कट कर दिया, तो टोटल आपके पास 8 क्यूब्स हो गए। अब ये 8 जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि इस पूरे सेल के अंदर, इस पूरे सेल में इसको बोला जाता है लैटिस। ठीक है, ये जो क्यूबिक लैटिस आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक छोटा क्यूब 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पूरे लेटिस के अंदर एक छोटा क्यूब जो है वो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और उस क्यूब पर Na और Cl की जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो Na और Cl की पोजीशन है, तो यहां पर जितने भी Na प्लस आयन होंगे वो होंगे फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे। फेस सेंटर किसे बोला जाएगा बच्चों, जैसे कि ऊपर वाली फेस है तो इसका फेस सेंटर ये होगा और इसका ये कॉर्नर ये वाला होगा। तो जितने भी बच्चों फेस सेंटर हैं और जितने भी कॉर्नर हैं, वहां पर मैं ये ब्लैक डॉट इस तरह से बना देता हूं। ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंस ऑफ Na प्लस आयन को। क्लियर बच्चों? और कहां कहां पर फेस सेंटर है, ये इस तरफ की फेस है तो ये इसका फेस सेंटर होगा। ऐसे ही सिमिलरली जो आपकी बैक वाली फेस होगी इसका भी एक फेस सेंटर होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर वो फेस सेंटर है। इस तरफ की जो फेस होगी इसका भी एक सेंटर होगा, यहाँ पर ये फेस सेंटर आपने बनाया। फ्रंट वाली जो फेस है इसका भी फेस सेंटर होगा, तो फ्रंट फेस ये है और इसका फेस सेंटर यहीं पर कहीं पर लाई करेगा। उसी तरह से जो बॉटम फेस है इसका भी फेस सेंटर होगा, तो हमने बॉटम फेस का फेस सेंटर बना दिया। जैसे कि ये क्यूब समझ लीजिए, तो इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, इसका सेंटर, नीचे वाले सेंटर, इस फेस का सेंटर और इस फेस का सेंटर। टोटल कितनी फेस हो गई बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने सेंटर होंगे, 6 फेस सेंटर होंगे। तो सारे फेस सेंटर पर मैंने Na प्लस बना दिए और सारे कॉर्नर्स पर भी हम क्या बना देंगे, Na प्लस। कॉर्नर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, 4 5 6 7 8। और फेस आपको कितनी नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो मैंने सारे Na प्लस यहां पर बना दिए। अब बात करते हैं Cl माइनस की। Cl माइनस कहां कहां पर होते हैं, तो Cl माइनस होता है बच्चों एज सेंटर पर। तो एज कौन सी होती है, जैसे कि ये एज है, इस एज का सेंटर क्या होगा, एज सेंटर। तो यहां पर क्या होगा, Cl माइनस। ये ऊपर जो 4 एजेस थी, 1 2 3 एंड 4, चारों एजेस सेंटर पर आपने क्या बना दिया, Cl माइनस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा Cl माइनस को। सिमिलरली इस एज के सेंटर पर भी Cl माइनस होगा, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ भी Cl माइनस। ये बैक में जो एज है इस पर भी होगा, यहाँ इस सेंटर पर Cl माइनस होगा,
इस पर Cl माइनस होगा, यहाँ Cl माइनस होगा और यहाँ पर Cl माइनस होगा। तो जितनी भी एजेस थी उनके सेंटर पर आपने क्या बना दिया, Cl माइनस। और एक Cl माइनस होगा क्यूबिक सेंटर पर। एक Cl माइनस कहाँ होगा बच्चों, क्यूबिक सेंटर पर। मींस पूरे क्यूब का जो मेन सेंटर होगा उस पर भी एक Cl माइनस की प्रेजेंस होगी। चलिए, अब ये इतना जो चीजें हैं हमने पढ़ी है, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, बट इसमें ज्यादा आप अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए Cl माइनस है, ये अगर Cl माइनस में बता रहा हूं, तो आप देखिए कि इसके चारों तरफ आपको बहुत सारे Na प्लस भी नजर आ रहे हैं। इसके देखो आप ऊपर, ये तीनों Na प्लस हैं, इस तरफ Na प्लस है, इस तरफ Na प्लस है, इस तरफ Na प्लस है। मतलब एक आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक केटायन कई सारे एनायन से चारों तरफ से सराउंडेड होता है। और जब हम इस पूरे लेटिस में पता करेंगे तो जितने Na प्लस की शेयरिंग हुई है उतनी शेयरिंग किसकी होती है बच्चों, यहाँ पर Cl माइनस की। इसीलिए आप सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या लिखते हैं, NaCl, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस की शेयरिंग जो होती है पूरे ग्रुप में, एक पूरे लेटिस के अंदर वो सेम होती है। तो बच्चों इसे बोला जाता है क्रिस्टल लेटिस, और जो यूनिट रिप्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है यूनिट सेल। बट ये सब आपको बाद में स्टडी करना है, ये सब आप स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट में। मैंने आपको केवल एक स्ट्रक्चर का आइडिया देने के लिए सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आपको बताइए, तो इससे आप केवल इतना ही पढ़ें, आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की कि आयनिक कंपाउंड में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब तो आपको पता है। बॉईल करने का मतलब आप उसे वेपोराइज कर रहे हो, और मेल्ट करने का मतलब है आप उसे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो। अब आपको पता है कि सपोज कीजिए सॉलिड है, और ये सॉलिड के बहुत सारे आयंस हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इस तरह से अरेंज होंगे। मान लो ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है और Cl माइनस है। अभी अभी मैंने बताया कि Na प्लस बहुत सारे Cl माइनस से कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है। अब आप अगर इसे मेल्ट करना चाहते हैं, तो जब आप मेल्टिंग करेंगे तो इन आयंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको मेल्ट करने के लिए क्या करना है, पार्टिकल्स को दूर करना है। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर बढ़ेगा तो सॉलिड से किस स्टेट में चले जाओगे, लिक्विड में। और ऐसा आप कैसे करोगे, हीट प्रोवाइड करके। हीट का मतलब आप टेम्परेचर राइज करोगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर ज्यादा देने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है इनके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वर्क करता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। तो बच्चों ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, समझ में आएगा आप लोगों को कि हमें मेल्ट करने के लिए इंटर पार्टिकल स्पेस को बढ़ाना है, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनके बीच को, इनको अपार्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स यहां पर इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। अब देखो आयनिक कंपाउंड हार्ड तो होते हैं, आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं। हार्ड होने का मतलब कि इन्हें किसी नाइफ वगैरह से आप आसानी से कट नहीं कर सकते, उसी चीज को हार्ड बोला जाता है। अदरवाइज सॉफ्ट होती है, या किसी दूसरी चीज पर रब करेंगे तो ये उस पर स्क्रैच प्रोड्यूस कर देंगे। आप आयनिक कंपाउंड को किसी वुड पर रब करो तो वुड पर वहां पर क्या आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। मतलब आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो हार्ड है, ये तो पता है। बट हार्ड होने के साथ साथ यहां पर लिखा हुआ है ब्रिटल नेचर। तो आपको समझना है कि ब्रिटल नेचर का मतलब क्या है। ब्रिटल नेचर का मतलब है कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर
पीसेस। मीन्स किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना एक थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पर। ऑन अप्लाइंग फोर्स, आप फोर्स अप्लाई करते हो और आपका जो बड़ा पीस होता है वो छूटकर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड हो जाए तो आप उस नेचर को बोलते हैं ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर का डिस्कशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। नॉन मेटल्स कैसी होती है, ब्रिटल होती है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा हिट करते हैं और वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड में ऐसा क्यों होता है, जबकि यहाँ तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये टूटकर क्यों बिखर जाते हैं, तो ये हमें सोचना है। तो इसके लिए हम इस तरह से स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये आयनिक कंपाउंड के केटायन और एनायन अरेंज्ड थे। ये दूसरी लेयर है जिसके अंदर केटायन और एनायन यहां पर अरेंज्ड है। माइनस प्लस माइनस, बच्चों यहां पर अल्टरनेट लिखना है आपको। सिमिलरली ये नेक्स्ट लेयर है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस एंड यहां पर प्लस। अब आपने क्या किया, फर्स्ट लेयर पर फोर्स अप्लाई किया, जैसे आयनिक कंपाउंड को हम इस तरह से मसल देते हैं। तो हमने क्या किया, हल्का सा फोर्स अप्लाई किया, और जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाली जो लेयर है, ये लेयर क्या होगी, यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। ये लेयर थोड़ी सी शिफ्ट होगी, और थोड़ी सी शिफ्ट होने से देखिए बच्चों क्या चेंज आता है। पहले मैं नीचे की दो लेयर बना देता हूं। इसके अंदर थे आपके पास माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो फर्स्ट लेयर है बच्चों, ये आपकी थोड़ी शिफ्ट हो गई, ये थोड़ी शिफ्ट हो गई, तो आप प्लस जो है पहले माइनस के जस्ट ऊपर था, अब ये प्लस किसके ऊपर आ जाएगा, प्लस के ऊपर आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास, नेगेटिव नेगेटिव के पास। ये आपकी लेयर यहां पर शिफ्ट हो चुकी है। बट बच्चों लेयर शिफ्ट होने से क्या हुआ, यहां पर सेम चार्जेस कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। same charges come in contact, so strong repulsion will be responsible for brittle nature। तो यहां पर जो आपको ब्रिटल नेचर मिल रही है, इसका रीजन क्या है, अपोजिट चार्जेस का सेम चार्जेस का कांटेक्ट में आ जाना, जिससे रिपल्शन जनरेट होगा। और आपने तो थोड़ा फोर्स अप्लाई किया था, लेयर को शिफ्ट किया था, बट उसके बाद ही अपने आप ही पूरा टूट जाएगा। तो बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग है ब्रिटल नेचर, और इसको समझाना मैंने अच्छे तरीके से समझाया, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज बची हैं, एक है सॉल्युबिलिटी और लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि आयनिक कंपाउंड का डिसोल्यूशन। इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, या हम बात करें एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड। मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से सॉल्वेंट हैं जो आयोनिक कंपाउंड को अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सॉल्युबिलिटी की जब बात करें तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको हमेशा बोला जाएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जैसा सॉल्वेंट हो अगर वैसा ही सॉल्यूट हो। डिसोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुल जाता है और आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन। तो जैसा सॉल्वेंट है बच्चों, अगर वैसा ही सॉल्यूट है तो वहां पर उसका डिसोल्यूशन होगा। तो जैसा सॉल्वेंट है वैसा सॉल्यूट है, तो इसका मतलब हम बात करें आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं बच्चों, आयंस होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर क्या होता है H2O, और H2O को बच्चों बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट। अब यहां पर ये जो टर्म आती है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि आपने कभी पहले पढ़ा हुआ नहीं है। बट पोलराइजेशन का मतलब आप केवल इतना समझिए कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं HCl की,
जो कि बनते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो म्यूचुअल होगा। एक पेयर है जो हाइड्रोजन के लिए और क्लोरीन के लिए कैसा होगा, म्यूचुअल होगा। अब यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में आपने ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों मैं पहले क्लियर कर दूं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हुआ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हुआ, ये केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर्स हैं। कई सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इन टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो यहां पर Cl की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके क्लोज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन के ज्यादा क्लोज होंगे। हाइड्रोजन से दूर होंगे और क्लोरीन के ज्यादा क्लोज होंगे। इस वजह से क्लोरीन पर अपने आप एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन पर क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी को क्या बोला जाएगा, पोलराइजेशन। मींस यहां पर इस तरह से डाइपोल जनरेट हो जाएंगे, दो पोल्स यहां पर आपको ऑब्जर्व होंगे। तो इन पॉल्स के जनरेशन की वजह से, इस पोलर नेचर की वजह से ये आयोनिक कंपाउंड को आसानी से डिसोल्व कर पाएंगे। वाटर में भी ऐसा ही होता है बच्चों। वाटर क्या होता है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। यहां पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है और इन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब जैसे आप NaCl को वाटर में डालते हो तो NaCl में दो आयन होते हैं, एक होता है Na+ और एक होता है Cl-। तो अब इन्हें दूर ही तो करना है। अगर इन्हें दूर कर दिया तो ये पानी में डिसोल्व हो जाएंगे। तो क्या होगा कि वाटर जो है वो अपने ऑक्सीजन वाली डायरेक्शन से किसको कवर करेगा, सोडियम को, इस तरह से Na+ को, और इस तरह से Na+ का हाइड्रेशन हो जाएगा। वहां पर Na+ इस तरह से इनके साथ कवर हो जाएगा और Cl- को कवर करेगा H2O, बट किस डायरेक्शन से, हाइड्रोजन की तरफ से। इस तरफ से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बच्चों इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रेशन। तो इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो केटायन और एनायन को, अपने केटायन और एनायन के सराउंड किया आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और उन्हें सेपरेट कर देते हैं। इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड है उसके आयन दूर हो गए और वो किस में डिसोल्व हो गए, वाटर में। बट इन्हें डिसोल्व करने के लिए कौन सा नेचर काम किया, वाटर का पोलर नेचर काम कर रहा है। मींस आयोनिक कंपाउंड जो है वो किस में डिसोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। और अगर बात की जाए इनसॉल्युबल किस में होंगे, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स बच्चों जैसे कि बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, इनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। ये केवल किस में सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। तो बच्चों समझ में आया आपको, यहां पर हाइड्रोजन पर पार्शियल है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इसलिए इसने Na+ की कवरिंग कर ली। क्लियर। ये था बच्चों सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, इसे रिवाइज कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब हो पाएगी जब क्या हो, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। जब आयंस फ्री होंगे, मूवेबल होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। अगर आयन स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इस केस को समझने के लिए मैं आपके सामने NaCl की तीन फॉर्म बता देता हूं। एक Na+ है सॉलिड स्टेट में, एक Na+ है आपके पास, NaCl है सॉरी लिक्विड स्टेट में, और एक केस हमने लिया NaCl इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। एक में NaCl को सॉलिड में रहने दिया, एक में आपने इसे मेल्ट कर लिया, और थर्ड केस में आपने इसे किस में डिसोल्व कर दिया, वाटर में डिसोल्व कर दिया। तो तीनों केसेस में अगर बात करें तो बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इन दोनों केसेस में क्यों कंडक्ट करेगा, तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन,
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। क्योंकि जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं कि आयोनिक कंपाउंड में आयंस एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स्ड वहां पर जमे हुए होते हैं। अब सॉलिड स्टेट में तो आयन है, चार्ज तो है आपके पास, बट वो कैसा है? इमूवेबल है। बट इन दोनों केसेस में जो चार्ज है आपके पास वो कैसा हो जाता है? मूवेबल। जब आप NaCl को मेल्ट कर देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में दूरियां बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो मूव कर पाएंगे, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा। वैसे ही वाटर में डिसोल्व कर देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस दूर दूर हो जाएंगे और वो उस सॉल्यूशन के अंदर मूवेबल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आयोनिक कंपाउंड्स जो है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी only in molten state, means liquid state, or in their aqueous solution। कि आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर वो उनकी सॉल्यूशन फेज में हो। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। तो आपका आंसर क्या होगा? इन सॉलिड स्टेट देयर विल बी there is no availability of mobile ions। मोबाइल आयंस की अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उन आयोनिक कंपाउंड्स की। अब आपका इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होगा मेटलर्जी। और जो अभी अभी हमने स्टार्ट किया आयोनिक कंपाउंड में, इस पर एक क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आयोनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम कब होगी? आयोनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी मैक्सिमम कब होगी, या कौन सी मेटल और नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं? तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड बनने के लिए जो मेटल है ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन देती है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है? कैटायन का। और जो नॉन मेटल है ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाती है? एनायन बनाती है। तो इस प्रोसेस में आपने इलेक्ट्रॉन निकाला और इस प्रोसेस में आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी में रिप्रेजेंट करता हूं IE से। और जब आप किसी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आपको पता होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने पढ़ा है, एनर्जी रिलीज होती है। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E है। तो यह है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, और यह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बच्चों किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए, उस प्रोसेस के फेवरेबल होने के लिए, उस प्रोसेस में अगर एनर्जी निकले, मतलब कम एनर्जी लगे, तो वो प्रोसेस होना बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। वो प्रोसेस होने के लिए मतलब उन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या उन प्रोसेस का होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है जिसमें एनर्जी बहुत कम लगती हो या ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती हो, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अब आप सोचिए कि यहां पर केटायन और एनायन बनकर आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब मैक्सिमम होगा? जब आयनाइजेशन एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी? रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इट शुड बी लेस, ये बहुत कम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी हाई। तो केटायन मींस मेटल की केटायन बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी और नॉन मेटल की एनायन बनाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। जब दोनों की केटायन एनायन बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी भी वहां पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उनमें आयनिक नेचर आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आयनिक नेचर बहुत ज्यादा हो सकता है अगर वो मेटल अटैच्ड हो जिसकी IE कम है, और वो नॉन मेटल अटैच्ड हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज्यादा होने का मतलब है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और IE कम होने का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जिसकी IE जितनी कम उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, जिसकी EA जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। तो बच्चों ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट था इस टॉपिक का। सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट मेटलर्जी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।